हाँ। राजा राम जी के बुराई करके हम अपना फॉलोअर और लाइक बढ़ा ले कि आजकल के लड़के जो हैं वो प्रेम प्रसंग में अपने माता पिता के विरुद्ध जा करके और शादी ब्याह कर लेते हैं। हम इनका पैर छूते हैं। अब हम ये सोचने लगे कि नहीं ये तो राजपूत है। तो भैया इसमें शादी वाले पे जैसे इस पे आपका बहुत तंज कसा गया था, बहुत सारी की टिप्पणियाँ की गई थी। बोलते अरे अनहर बुझाया कि फिर से बना में। एक तरफ हमारे शिक्षा के शिक्षाविद गणित के विद्वान बैठे हुए हैं और दूसरे तरफ हमारे सोशल मीडिया के बादशाह अरे बहुत हमारे राजा राम भाई बैठे हुए हैं। तो आज इस पॉडकास्ट का मतलब अचानक से हुआ, कोई प्री प्लानिंग नहीं है और रॉ होगा। तो जो भी है मतलब एक फैमिलियर टाइप का बातचीत होगा। लेकिन इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे कि आज हमारे समक्ष जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे संघ हमारे धीरज भैया हैं और हमारे धीरज भैया के गुरुजी जो मैथ के कुख्यात हैं और इनकी तारीफ हम इंट्रोडक्शन हम अपने धीरज भैया से कराना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलने आ रहे थे अपने गुरुदेव से और 14 साल का जो वनवास बोला जाता है, 13 साल के वनवास के बाद हम उस विद्वान गणित के शिक्षक से मिले हैं जिनसे हमने 2013 में डीएवी में जब मैं पढ़ रहा था तो कोचिंग पढ़ने जाता था। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि पॉडकास्ट हमारे डीएवी के बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे, हमारे साथी देखेंगे और बहुत सारे डाल्टनगंज आबादगंज में जब एवीएम कोचिंग चलती थी, एवीएम कोचिंग में एम का मतलब ही होता था मनु सिंह यानी मनु सर। आज हमारे बीच बैठे हुए हैं और हमें कुछ दिन पहले फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से सर संपर्क किए और जब हम सर को देखे, इनका डीपी देखे तो हम तो पहचान लिए कि मनु सर हैं। क्योंकि 2014 के बाद 3 साल लगातार हम प्रयास किए कि सर से मुलाकात हो, लेकिन किसी कारणवश सर भोपाल शिफ्ट कर गए थे और बाद में भी मुलाकात हुई तो पूरी कहानी समझ में आई कि सर को भोपाल क्यों शिफ्ट होना पड़ा, क्या दिक्कत हुई। लेकिन मेरे लिए उतना ही खुशी था सर से मिलने का जितना वनवास के बाद केकई को अपने बेटे राम से मिलने का खुशी होगा, उतना ही खुशी हमको था। और हम इंतजार में थे कि कब मुलाकात होगी। कल हमारा आने में लेट हो गया तो देर रात को हमने सर को फ़ोन किया कि सर देर रात हो गई है तो अभी आवें कि सुबह आएँ। तो बोले कि धीरज सुबह आओगे तो थोड़ा सा अच्छे से हम लोग बात भी कर पाएंगे, बैठेंगे भी रात। तो आज अब संजोग हुआ राजा राम जी से मिलने का। देखिए सौभाग्य कितना होता है। एक तरफ हमारे शिक्षा के शिक्षाविद गणित के विद्वान बैठे हुए हैं और दूसरे तरफ हमारे सोशल मीडिया के बादशाह बहुत हमारे राजा राम भाई बैठे हुए हैं। राजा राम जी की वीडियो मैं देखता हूं और अभी इनके भाई से पता चला कि हमारी वीडियो हम इनके भाई देखते हैं। ये खुशनसीब था कि सर का घर पता करने के लिए मैंने गाड़ी रोका और मुड़ा रहा था, राजा राम जी से मुलाकात हो गई। और मुलाकात हो गई तो हम इनसे आग्रह किए राजा राम जी से कि आप चलिए मेरे साथ। रमना में आपके गणित के एक विद्वान अध्यापक रहते हैं, हो सकता है कि यहीं के रहने वाले हैं, पैतृक आवास यहीं हो, इसलिए इनकी महत्वता को हम लोग नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन हम पढ़े हैं, हम अल्वेस्टर के उस हॉल में पढ़े हैं जहां पे जगह कम पड़ जाती थी और बच्चे इंतजार करते थे कि हमको भी जगह मिले। उस समय गर्मी में पसीना पूछते हुए बच्चे वो गणित का सवाल बनाते थे और वो एक से एक ट्रिक होता था, उस ट्रिक से सीधे हम लोग आंसर तक पहुंच जाते थे। और हमारे जैसा आदमी जो थोड़ा सा मैथ से डर लगता था, सर के कोचिंग में आने के बाद हमको मैथ में इंटरेस्ट हो गया था, क्योंकि हम उतना ही जल्दी जल्दी सवाल को बनाते थे और उसका आंसर ढूंढ लेते थे, है ना। और एमसीक्यू का मतलब जो सवाल बनाना हो तो और भी आसान था कि तुरंत उसका आंसर आ जाता था। तो हम सर से मिलने के लिए लाए थे और संजोग ऐसा था कि आज हम लोग तीनों कोई रमना में हम आते तो आपसे मिलने का मेरा विचार था, राजा राम जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर से मिलना चाहते, सर से भी मुलाकात हो गई। हम लोग एक जगह यहाँ बैठ गए और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स के अच्छे शिक्षक मिल जाएं तो सर का मैथ पढ़ाने का तरीका इतना लाजवाब है कि पलामू गढ़वा के बच्चों को कोटा और दिल्ली और दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा जेई मेंस एडवांस और नीट की तैयारी के लिए। बहुत नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि मैं पढ़ा हूं उनसे, मैं पढ़ा हूं। हाँ, ये अलग विषय था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के शिक्षक इस लेवल के नहीं मिल पाते थे, इसलिए सर को उस तरह का माहौल नहीं मिला होगा, इस कारण सर को भोपाल जाना पड़ा। हम आग्रह करेंगे कि सर से कुछ बातचीत हो। सर आपको आज कैसा लग रहा है सर? अरे मेरा स्टूडेंट हमारे लिए शुरू से ही हमारा सबसे बड़ा धरोहर है। स्टूडेंट के प्रति हमारा पूरा लगाव रहता था। मैं पैसे के लिए कभी इस फील्ड में नहीं आया, मेरा पढ़ाना एक पैशन है। और स्टूडेंट के साथ मिलजुल कर रहना मेरा शुरू से स्वभाव है। इसीलिए मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा आनंद आता है कि पढ़ाने में हमको
आनंद आता है, मैं इसलिए पढ़ा पाता हूँ। मैं पैसे के लिए कभी नहीं पढ़ाया। धीरज ये भली बात ही जानता। और इसका साक्षात सबूत अभी बैठे भी हुए हैं कि सोचिए कि एक अभी भैया का हम पोस्ट देखे थे, ये समझिए कि कहाँ घूमने गए थे फैमिली के साथ, और पहला मुलाकात आपके साथ हो रहा है। ये तो आज 13 साल के बाद धीरज से मेरे को मिलना हो रहा है। जितना इसको खुशी नहीं, उससे ज्यादा खुशी मेरे को है। ये एक गुरु चेला का जो संगम हुआ है, हाँ। ये अपार खुशियाँ, और लोग आज महसूस भी कर पा रहे होंगे ऑनलाइन के माध्यम से। मैं खुशी कैसे व्यक्त करूँ, मतलब कितना खुश है ये मैं कैसे बयां करूँ आपको। हमारा बहुत मैंने फेवरेट स्टूडेंट रहा है धीरज। वो कैसे तो मेरे को मुलाकात ही नहीं हो पाती थी, नंबर सेव नहीं था। हाँ। लेकिन मैंने जब फेसबुक पर देखा, हाँ। तब तो कहा, मैंने सोचा ये तो मेरा धीरज है। तब हम धीरज को कॉल लगाए, हाँ। फिर हम लोग मिले और संयोग से आपसे मेरे को मुलाकात हो गई हम लोग को। तो भैया ने अभी एक बहुत बड़ा शब्द बोले कि डाल्टनगंज आप पढ़ाते थे, और अगर आपको एक दो साथी और मिल जाते फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तो मतलब यकीनन हम बाहर नहीं जाते। तो क्योंकि एक पर्दा इसको खोलना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि आज आप कुछ डाल्टनगंज के कुछ टीचर लोग थोड़ा सा पढ़ाने पर फोकस उन लोगों का कम, एडवर्टाइज व्यू के चक्कर में एक दूसरे को बदनाम करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, और इस तरह का माहौल मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे खुद से कितने सेटिस्फाइड हैं, अगर वो बोलते हैं तब मैं सफल हूँ। अपने मुंह से मैं ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मेरे को आज तक मैंने सीखा ही नहीं। मैंने आज तक सीखा ही नहीं। हमको अगर बच्चे सेटिस्फाइड हैं और बच्चे कहते हैं कि मनु सर मेरे लिए सचमुच में अच्छे टीचर थे, तब मैं समझता हूँ कि मैं सचमुच अच्छा टीचर हूँ। और इसका एग्जाम्पल और वहाँ डाल्टनगंज में कुछ टीचरों को ऐसा लगा कि एक ही व्यक्ति इस डाल्टनगंज में है, मनु सिंह, जिसको मैं डाउन करके अपना बिजनेस चमका सकता हूँ। तो उन लोगों ने मेरे प्रति भरपूर प्रयास किया। और नहीं कहा जाता है कि जब सच्चाई कभी नहीं छुपती है, आप कितनों किसी पर झूठ लांछन लगा दीजिए, लेकिन जो सच्चाई है वही उजागर होती है। तो हमको कोई क्या करेगा, हमने शुरू से ही बच्चों के उज्जवल भविष्य का कामना किए हैं, तो हमको कोई क्या डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा, इसी जो इस लाइन में पैसे के लिए आया है वो तरह तरह के काम कर सकता है। मैंने बोला ना कि मुझे पढ़ाने में ज़्यादा रुचि है, मेरा पैशन है, मैं इसलिए इस फील्ड में, हमको इसमें संतुष्टि मिलती है। हमारा यही सबसे बड़ा चीज़ है। इस बिजनेस में हमको संतुष्टि मिलती है, मैं यही काम इसीलिए करता हूँ। इसके एवज में दो चार पैसे मेरे पास आ जाते हैं, बाल बच्चे भविष्य चलाना है तो वो अलग मैटर है, लेकिन मैं इस पैसे के लिए नहीं आया। अच्छा सर, यहाँ पे हम चाहेंगे, अभी आपके सामने समक्ष एक समझिए कि एक अच्छे जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो धीरज भैया के आपका ही शिष्य हैं और आज जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि आपका ही पढ़ाया हुआ एक शिष्य आज इस लेवल तक पहुँच गए हैं? मेरे अनुमान से जिस तरह का धीरज में टैलेंटेड था ना जी, मैं तो इसको बहुत नीचे देख रहा हूँ। सही है, वाकई में ये टैलेंटेड व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा सकता है। जिसके पास स्किल है उसको कौन रोक सकता है? उसको दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकता है, बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। चलिए, ये एक गुरु, देखिए कहा गया है कि गुरु कभी नहीं चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे कभी भी नीचे रहें। अभी सर ने जैसा कहा कि मेरा चेला अभी थोड़ा सा कम है, हम तो इसको और आगे देखते हैं। तो भैया अभी इंगेजमेंट किए हैं, इसके कुछ अगर पर्दा खोलना चाहेंगे, कुछ सवाल है मेरे पास। नहीं, हम शादी कर चुके हैं। और शादी हो गया? शादी हो चुका है, खाली एंगेजमेंट का ही जान रहे हैं। नहीं, शादी हो चुका है। और सर का एक जो लाइन हुआ कि हम चाहते हैं कि और ऊपर जाए, हम ये देखते हैं जी, धरती पर माँ बाप और गुरु, तीन ही व्यक्ति ऐसा है जो चाहते हैं कि हमारा जो शिष्य है या हमारा जो संतान है वो हमसे ऊपर जाए। तीन के अलावा चौथा आपको रेयर मिलेगा। लोग चाहेंगे कि उनसे नीचे रहिए, जब उनके बराबर मत जाइए, उनसे आगे मत जाइए। लेकिन माँ बाप और गुरु तीन लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा संतान, हमारा शिष्य हमसे आगे जाए। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने पैशन, मेरा पढ़ाना पैशन है, वो पैशन को हमने देखा है। सर जब ऐसे बैठते थे ना तो बोलते, मैथ का सवाल जब व्हाइट बोर्ड पे बना देते थे, बोलते अरे अनहर बुझाया कि फिर से बनावें, फिर से बतावें। तो
वो जब आपको एक अच्छा पढ़ाने का, अच्छा समझाने वाले शिक्षक हों और बीच बीच में जब आपको पलमुआ ठेठ भाषा मिल जाए और रमना गढ़वा वाला भाषा मिल जाए तो आपको आनंद आ जाएगा, करे वाह। तो बोलते हैं ए कहाँ देख रहा है तुम, बैठे बैठे तुम घूमने चल जा रहा है, पढ़ लो बाबू पढ़ लो, यह काम करेगा। तो ये तो मिक्सअप था ना, ब्रिलियंसी का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का और थ्रो बैक करने का, कि हाँ हम देखते थे कि बच्चा लोग कहीं सोच रहा है, कहीं उसका और ध्यान है, आपस में गप कर रहा है, तो तुरंत इस तरह का जब वो टोन प्रेम से ही बोलते थे, अरे बैल तू पढ़ने ना आया है। तो उस समय मतलब अल्बेस्टर का वो हॉल होता था, उस हॉल में 150 बच्चे होंगे, 100 बच्चे रहते थे, वो हॉल छोटा पड़ता था, लोग वेट करते थे कि हमको भी कैसे मौका मिले, अगला बैच कब शुरू होगा, और पसीना पोंछते हुए। बाद में तो ऐसा हुआ था कि हम लोग को जाते जाते तक उसमें एग्जॉस्ट लग गया था, उसके कारण से थोड़ा गर्मी से राहत हो जाती थी। लेकिन हम भी वहाँ मैथ पढ़ने नहीं जाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग नहीं सेटिस्फाइड थे, कहीं और पढ़ने जाते थे। अच्छा। लेकिन हमको लगता था, और आज भी दावा के साथ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ देखिए, मेरी माँ हम लोग को गांव से लेकर निकली थी पढ़ाने के लिए जी। क्योंकि हमारा ननिहाल पक्ष में जाएंगे तो शिक्षा के मामले में बहुत मजबूत है, हमारे नाना शिक्षक थे, हमारे बाबा भी शिक्षक थे, और ननिहाल पक्ष में ज़्यादा शिक्षा का महत्व था। मेरी माँ को भी पढ़ाना, नानी के नहीं होने के बाद भी हम लोग को नाना जो है अपने पास माँ को, जब वो माँ प्रेग्नेंट थी, अंतिम समय में रखना, अपने बहन लोग को, अपने मतलब भाभी लोग को रिक्वेस्ट करके हम लोग को, जन्म भी हम लोग ननिहाल में लिए हैं, हॉस्पिटल में लिए हैं, और उस समय माँ हमारी 12 की हुई थी, बेल बटम पहनती थी। वैसी महिला फिर बलियारी जैसे गांव में गई, और वहाँ पे वो सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा लिपना, खाना बनाना, और फिर उसके अंदर था कि 3 संतान को तो हम बाहर नहीं लेके जाके पाए, चौथा संतान को कम से कम शिक्षा दें और पढ़ा पाए। माँ पिताजी को, चूंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पिताजी को हौसला देकर कि नहीं चलिए ना, हम लोग कम में रह लेंगे, कम खा लेंगे और बेटा को पढ़ाया जाए। पिताजी उस समय चूंकि स्टेबल नहीं थे, जी। घर में, गांव में जमीन जायदाद अच्छा है, खेती बाड़ी अच्छी होती थी, बाबा शिक्षक थे, नाना शिक्षक थे, तो एक घर चलाने का साधन था। लेकिन एक अंदर का डर था कि नहीं बाहर जाएंगे तो कैसे होगा, हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, बच्चों का फी भर पाएंगे कि नहीं। तो डाल्टनगंज में जब हम लोग को 2003 में लेकर गए पिताजी, और उस समय डीएवी में पढ़ाना था, लेकिन फी ज़्यादा होने के कारण एसवीडी स्कूल में हमारा दाखिला हुआ। माँ गैस कनेक्शन नहीं था उस समय, गैस चूल्हा महंगा पड़ता था, कोयले के चूल्हा पर खाना बनाई, हम लोग को पढ़ाई। हालांकि ये हमारा ही सिर्फ स्थिति नहीं है, ये हम अपना दुखड़ा नहीं गा रहे हैं, हम अपनी माँ की महत्ता को बता रहे हैं। हर मिडिल क्लास फैमिली का यही परिस्थिति है, हर एक मिडिल क्लास का फैमिली का है, और संघर्ष जो नहीं किया वो तो जान ही नहीं पाएगा कि बढ़ते कैसे हैं। माँ कोयला के खाना पर बढ़ाई है, और उसका वो जो हमको फीड की, वो हमको जो पढ़ाई समझाई, मेरे लिए जो त्याग की, आज भी मेरे अंदर वो भरा हुआ है। और फिर भी रिस्क, जो सर का पैशन वाला जो शब्द है, उस पर हम जाना चाहते हैं कि 3 इडियट में भी पैशन के पीछे भागने के लिए कहा गया है। राइट। कि जो आपको करने का मन करे वो कीजिए। वही कारण था कि हम डीएवी से पढ़े, एयरफोर्स में हुआ, उसके बावजूद राजनीति को चुने। आज जो आप शादी की चर्चा किए, उस जाति व्यवस्था से बाहर जाकर हमारा जिसके साथ मन मिला, जिसके साथ हमको लगा कि नहीं हम जिंदगी गुजार सकते हैं, हमने उनसे शादी करने का काम किया, और आज भी हम अपने पैशन राजनीति में ही लगे हुए हैं। सर बोले कि हमको मैथ पढ़ाने का मेरा पैशन है, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, आज सर शिखर पर हैं। आप चले जाइए भोपाल में कोई जाके देखे कि सर का क्या इंपोर्टेंस है, कितने बड़े बड़े मंत्री वहाँ के और सरकार जो है सर को सम्मानित करते हैं। वहाँ के बच्चे जब जेई निकालते हैं, एडवांस निकालते हैं, तो सर को किस प्रेम पूर्वक आके मिलते हैं। यहाँ हमारे अभी जो इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर राजा राम प्रसाद जी सोशल मीडिया को अपना पैशन नहीं बनाते तो हो सकता था कि इस मंच पर आज हम लोग 3 लोग नहीं बैठे होते, एक हमारे शिक्षा जगत के विद्वान, एक सोशल मीडिया के बादशाह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए है क्योंकि इन्होंने पैशन को फॉलो किया। रमुना में जन्म लिया लड़का कभी सोच सकता था कि नहीं हम सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर बढ़ाएंगे, हम कंटेंट को क्रिएट करेंगे और हम आज पूरे झारखंड में जाने जाएंगे। वो आपका पैशन था, आप उसके पीछे भागे। और पैशन के पीछे भागने वाले लोग पैसा नहीं देखते हैं। अगर शुरुआत में हम गुना गणित करने लगे कि अरे हम महीना भर इतना योगदान दे रहे हैं, 5,000 रुपया भी निकल के नहीं आ रहा है, हम कैसे इसमें सर्वाइव करेंगे, घर को चलाएंगे, जब डरिएगा तो पीछे हट जाइएगा। बढ़ना होता है जिसको डरता नहीं है, वो चाहता है कि आज हमको मजा आ रहा है, हम कर रहे हैं, हम इसमें माहिर है, कल अपने आप रिजल्ट आएगा। आज हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं, इस स्टूडियो को बनाने में पैसा लगा होगा, यही सोशल मीडिया के विज्ञापन मोनेटाइजेशन से आया होगा। जी हाँ, पैशन के पीछे भागना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो भैया इसमें शादी वाले पे जैसे इस पे आपका बहुत तंज कसा गया था, बहुत सारी की टिप्पणियाँ की गई थी, उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, हर एक चीज़ को हम सकारात्मक रूप से लेने की मेरी आदत रही है। जी। जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था से जब इतर आप जाइएगा तो थोड़ा टीका टिप्पणी होता है। इसलिए होता है क्योंकि एक ढर्रा में लोग बहे चले जाते हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, और निकलने वालों पर को भी थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखा जाता है। हाँ। लेकिन हमने इसी समाज में देखा कि सती प्रथा का विलोपन हुआ। एक समय ऐसा होता था कि जब पति मर जाते थे तो महिलाओं को भी उसी चिता पे लिटाकर जला दिया जाता था। यह हमारी समाज की परंपरा थी। इसी समाज में हमने देखा कि बाल विवाह हो जाता था। जी हाँ। बच्चा को पता नहीं है, अब माँ बाप तय कर देते हैं कि फलनवा के बियाह फलनिया से होगा। हाँ। 8 साल में शादी हो जाता था, 12 साल में शादी हो जाता। शरीर उस रूप से तैयार नहीं है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है, शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। बाद में अगर वो बच्चा डेथ भी कर जाए 18 साल 20 साल होते तक, तो उसको पूरे जीवन फिर वो सती प्रथा वाला हाल में जाना होता तो विधवा का जीवन जीना पड़ता था। हाँ। उसके बाद दहेज प्रथा आज समाज के सबसे बड़ा कुरीति में आया। उस दहेज प्रथा में अगर 20 लाख तिलक नहीं दीजिएगा, 40 लाख तिलक नहीं दीजिएगा, तो उसी कारण तो ये जो आपका सेक्स रेशियो है वो कम होते चला गया, लिंगानुपात घट रहा था। क्यों घट रहा है? तो ये भी हमारी कुरीति है। अब धीरे धीरे इसका विलोपन हो रहा है, या अभी भी कहीं प्रगाढ़ रूप में है जहाँ पे शिक्षा का अभाव है। तो जहाँ शिक्षा का कमी है, जिन्होंने दुनियादारी को नहीं समझा है, जिन्होंने लोगों के सोचने के तरीका को नहीं समझा है, एकमात्र शिक्षा है। हम सर को आज प्रणाम करेंगे, जितनी कम व्यवस्था में, सिर्फ सर को नहीं, आज हमारे खान सर हों या सुपर 30 के आनंद सर हों, जिन्होंने भी कम पैसे में बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का प्रयास किया है, उनके साथ षड्यंत्र होता है। सर ने अपना एक कहानी बताया कि कैसे इनको जो है परेशान करने का काम किया गया, तो कारण बस यही था। तो शिक्षा व्यवस्था जब समाज में मजबूत होगा तो वहाँ फिर जाति का विलोपन होता है, वहाँ मानवता घेरता है, और मानवता में क्या सही है क्या गलत है उसके लिए लोग स्टैंड लेते हैं। चाहे वो जाति का कट्टरता हो, चाहे वो धर्म का कट्टरता हो, चाहे वो इस्लामोफोबिया हो, चाहे हिंदू फोबिया हो, क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जो भी हो जी, सिख धर्म का ही हो, तो ये कट्टरता चाहे जाति का हो, धर्म का हो, देश को बर्बाद कर देगा। आप व्यक्ति को तरजीह देना शुरू कीजिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई यूपीएससी निकाल के बैठा है, कुर्सी पर आईएएस बना हुआ है, डीसी बना हुआ है, तो उसका वही बुद्धि है। और जन्म से कोई ब्राह्मण थोड़ी होता है। नहीं। बुद्धि से ब्राह्मण होना चाहिए, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, कर्म से श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारे गुरु हैं, हम इनका पैर छूते हैं, अब हम ये सोचने लगे कि नहीं ये तो राजपूत है, इनका हम पैर कैसे छुएंगे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? सही बात है। इनके पास जो ज्ञान है, दोनों पैर हाथ से छुइए और सर से आग्रह कीजिए कि सर पर हाथ रखें, ताकि इनके गुण आपके अंदर ट्रांसफर हो। तो ये होनी चाहिए व्यवस्था। हमने जो किया हमको लगा कि सही है। मेरी माँ संतुष्ट, मेरे पिताजी संतुष्ट, मेरी बहन संतुष्ट, जिनका योगदान मेरे संघर्ष में है, जब वो संतुष्ट हैं, मेरे ससुराल पक्ष वाले संतुष्ट हैं, तो हम ये कोई चुनाव थोड़ी लड़ रहे थे कि हम पहले सर्वे कराते कि नहीं हम ये चीज डिसीजन निर्णय ले कि नहीं ले, तब हम फिर निर्णय लेते। तो अगर संघर्ष में मेरा जिसका योगदान है, हमने उनसे 1.5 साल बात की, कोई एक दिन का ये नहीं था, 1.5 साल बात किया, तब घर वाले समझे मेरे। अच्छा, मतलब शादी के लिए मनाने के लिए 1.5 साल लगा। और 1.5 साल में समझिए माँ को थोड़ा सा ज्यादा हिचक था। ससुराल पक्ष में भी हमने इनिशिएट किया। अच्छा, मेरी वाइफ स्टैंड में थी, भाई हमको शादी करना है। 4 महीना हमको ससुराल को समझाने में लगा। हर लोगों को भाई अपने जाति से प्रेम है, सबका अपना एक समाज है, सबको डर है, कि कहीं कोई इस निर्णय से दिक्कत ना हो जाए। उनको समझाना पड़ा कि समाज सिर्फ इल्यूजन है। इल्यूजन, मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, वो आपके लिए कब खड़ी होती है? जब आप मजबूत रहिएगा। एक गरीब कमजोर लोग के साथ कहाँ कौन खड़ा होता है? जब उसका कोई जमीन लूट ले, जब उसका कोई परेशान करने लगे, जब दुर्घटना में उसको पैसे की जरूरत हो, जब उसको किसी तरह की बीमारी घेर ले। और कई लोगों के साथ समाज खड़ी भी होती है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि जहां से अपेक्षा लोगों को है वहीं लोग खड़ा हो पाते हैं, नहीं तो जनरली अब धीरे धीरे ये सब चीज घट रहा है। तो हमको लगा कि नहीं, हम इस लड़की के साथ पूरा जीवन बिता सकते हैं, ये मेरी भावना को समझेगी। हम उनके भावना को समझते हैं, और मेरी लंबाई मिलनी चाहिए, बुद्धि मिलनी चाहिए। जाति मिले ना मिले, शादी कर लिए। मैं जिस बुद्धि का आदमी हूँ, जो मेरा सोच समझ है, जितना मेरे अंदर सोचने की क्षमता है, हमने देखा सामने लड़की वाली के पास उतना ही बुद्धि है, उतना सोचने समझने की क्षमता है। हम लोग दोनों की लंबाई मिल जाती है, मेरे कान तक आती है, मेल खा जाती है। तो मेल खा गया, लंबाई और बुद्धि मेल खा गया, ब्याह कर लिए। अच्छा सर, जैसे कि धीरज भैया आज जो है कि अपने मनपसंद से किए, और इन्होंने एक शब्द कहा कि 1.5 साल हमने मनाया,
तो एक आपने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बच्चियों को देखा है, और आप इस चीज़ को हमको लग रहा है कि शायद अच्छे से विश्लेषण कर पाएँ कि आजकल के लड़के जो हैं वो प्रेम प्रसंग में अपने माता पिता के विरुद्ध जा करके और शादी ब्याह कर लेते हैं। और धीरज जवाब हम दे सकते हैं, हैं? बहुत बेहतर, बहुत प्लीज बेहतर जवाब प्लीज दे प्लीज सकते हैं। प्लीज इसलिए कि सर शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान है, जी। सर का शोध इन विषयों पर ना हो, लेकिन हमारा शोध है हाँ प्रेम करना और प्रेम को निभाने का हक तब है जी। जब आप अपने पैरों पे खड़े हैं। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, हाँ अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हैं, जी। तब आप प्रेम प्रसंग के निर्णय में आगे बढ़िए, क्योंकि सामाजिक और पारिवारिक दबाव आएगा। आप होता है ना कि नहीं हम आपकी बेटी को रख लेंगे, कभी किसी चीज़ का कमी होने देंगे, नहीं, ये संघर्ष करना पड़ेगा जीविकापार्जन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। हम ये निर्णय तब ले पाए क्योंकि हम लोग दोनों अपने पैर पर थे जी। और फाइनेंशियली स्टेबल थे, तब हम इस दबाव को सह पाए, अपने परिवार को भी समझा पाए, उनको अपने साथ ला पाए, और उसके लिए लंबा संघर्ष है। मेरे माँ पिताजी को जब हमारी ज़रूरत थी, संतान होने के नाते मेरी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए हमने पूरा किया है। हमारी पत्नी ने भी अपना वही धर्म निभाया है अपने परिवार के प्रति। तब उनको ये विश्वास है कि ये जो भी निर्णय लेगा वो सही लेगा। और हमने उदाहरण दिया कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी पिक पर थी, जी। पूरा देश मोदी में था, हाँ उस समय हमने निर्णय लिया था कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाएंगे। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ आदिवासियों की पार्टी मानी जाती थी, हाँ। और हम एक जनरल होके, ब्राह्मण होके उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि मेरा विश्लेषण था कि हेमंत सोरेन जी बेहतर नेता है। उनके अंदर एक विजन दिखता था, उनके अंदर एक ललक दिखता था झारखंड को आगे बढ़ाने का। तो उस व्यक्ति का साथ देंगे जो झारखंड को आगे ले जाएगा। उसके बाद यहाँ एक जातीय व्यवस्था है कि नहीं, जिस जाति का नेता आगे है उसी के पीछे उस जाति के लोग खड़े होते हैं। हमने उस व्यक्ति को न चुन के श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को चुनने का काम किया। जी। लोग बोलता था कि मिथिलेश कुमार ठाकुर जी बाहर से हैं, ये हैं, कैसे होगा। आज भी इसके विश्लेषण, आज भी इसका चर्चा होता है कि हाँ, उनका घर कहाँ है। अरे भैया, मोदी जी का घर कहाँ है, हमारे यहाँ सरयू राय जी का घर कहाँ है, रघुबर दास जी का घर कहाँ है, सीपी सिंह का घर कहाँ है, और कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कहाँ से जीतते हैं, इसका विश्लेषण तो कोई नहीं करता है। लेकिन मैंने मिथिलेश ठाकुर जी के अंदर देखा हाँ एक पिता का भूमिका निभाने का क्षमता, और वो राजनीति नहीं करते हैं, वो भावनात्मक आदमी है। हाँ भावनात्मक आदमी ही मान लीजिए चुनाव हार जाता है कुछ गलतियों के कारण से, जी। लेकिन वो भावनात्मक आदमी है। जितना उन्होंने गढ़वा को बढ़ाया, हाँ हाँ गढ़वा तो दिख रहा है ना, वो तो कहने की बात नहीं है, नहीं, उन्होंने नहीं। विकास किया। हाँ हाँ, कुछ कमी सबके अंदर होता है, सर के अंदर भी होगा, आपके अंदर भी होगा, हमारे अंदर भी होगा, कहे नहीं। मिथिलेश ठाकुर जी के अंदर भी होगा। नहीं तो भगवान नहीं हो जाएगा। फिर इंसान में कमी नहीं रहे तो उसको भगवान का दर्जा मिल जाए। हाँ। तो कुछ हमारे तरफ से कमियां गलतियां होंगी कि हम लोग चुनाव हारे, लेकिन वो बेहतर इंसान है, वो बेहतर नेता है, वो बेहतर अभिभावक जी। हैं, वो तीनों भूमिका बेहतर निभाते हैं। हम उनकी बेटियों को भी देखे हैं कि वो कितना घर पे समय देते हैं। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में भी उनको देखे हैं कि वो बेहतर के नेता के रूप में कैसे जिम्मेदारी को निभाते हैं और कैसे खड़े होना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए कैसे विकास करना चाहिए। उनके अंदर वो हम आंख में तेज देखते थे, उनके साथ खड़े हुए। तो उस समय भी हुआ कि नहीं, आपका जाति का विधायक है, अब आप जो है अपोजिट में खड़ा हो गए हैं। हाँ तो हम जिसके में देखेंगे क्षमता, उसी के साथ न खड़े होंगे। सही बात है। तो अगर वो दोनों निर्णय नहीं लिए होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। हाँ तो निर्णय फ्लो में नहीं होता है, बहाव के साथ लाशें बहती हैं नदियों के धार के साथ। इंसान नहीं, इंसान को देखना चाहिए कि हाँ किस रूप में किस जगह पर क्या निर्णय लेना सही होगा। और आज बहुत मतलब खुशी के साथ बोल सकते हैं, 10 बार कोई चुनाव हार जाए नेता हमारा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ा जिस व्यक्ति ने गढ़वा को बदलने का काम किया। मैं आर के पब्लिक स्कूल में साइकिल से जाता था, साइकिल से जाने में मेरे साइकिल का स्पॉक टूट जाता था, मेन रोड की स्थिति ऐसी होती थी, और आज हर तरफ अच्छा रोड है। मैं उस नेता के साथ जुड़ा जिनके आने के बाद गढ़वा ढिवरिया युग से निकला, बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई। नहीं तो हम तो 7 से 9 हमारा गढ़वा में बिजली नहीं होता था। हाँ। और उस बिजली नहीं होने के कारण हम होमवर्क नहीं बना पाते थे। अब लैंप में होमवर्क बनाने का मन नहीं करता था, और इन्वर्टर लगाने का क्षमता उस समय मेरे घर में था नहीं। तो हमने उस दंश को झेला है। उसी पढ़ाई के लिए गांव से माँ लेके आई थी, उसी अव्यवस्था बिजली नहीं होने के कारण हमको गांव से लेकर आई थी, लेकिन शहर में आके भी वही झेलना पड़ता था। आज वहां से मिथिलेश ठाकुर जी ने हमको गढ़वा में पार्क हम लोग को दिया, बस स्टैंड दिया, टाउन हॉल दिया, बिजली अच्छी दी, और शिक्षा के लिए यहाँ प्राइवेट स्कूल कुछ अच्छे खोले गए थे। और न्यूनतम शुल्क में ही उस समय हम लोग 400 रुपये में महीना में पढ़ाई करते थे, तो कोई ज़्यादा था नहीं, 2010 की बात है। तो हम लोग ने अच्छा शिक्षा भी प्राप्त किया, और उसी शिक्षा का देन था कि आज इस क्षेत्र में भी हैं
तो उसके बलबूते पर ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो आपका अंतरात्मा का है, हाँ, कर्म प्रधान धर्मस्य, तो कर्म में किसी का गलत मत कीजिए, किसी का नुकसान मत कीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए, किसी का हक मत लूटिए, ये कर्म पर रखिए। और बाकी धर्म एक ही है, ईश्वर एक ही है, अपने आप आपका ग्रोथ होगा। आज सर जहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने दिया बच्चों को, अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए, बच्चों को शिक्षा दिया। हाँ। आज सर मिले, मतलब आप नहीं समझ सकते हैं कि हमारे अंदर वो कौन सी खुशी है सर से मिलने सही की। बात है, हाँ। आज आपने मेहनत किया, आप यहाँ हैं, तो हम लोग को बस हमेशा एक नियत, हम लोग समाज दुनिया कर्म देखता है, भगवान नियत देखते हैं। और सर के सामने हम इस बात को बोल रहे हैं, हो सकता है सर को लगे कि वाह मेरा पढ़ाया हुआ चेला आज ज्यादा ज्ञानी हो गया है, ऐसा क्या लेकिन हमने जो महसूस किया, मेरा जो चिंतन है, मेरा जो रिसर्च है कि नियत, अगर एक भूखा बच्चा अगर जाके किसी किराना दुकान से ब्रेड उठा लेता है खाने के लिए, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ईश्वर की नज़र में वो पाप नहीं है, क्योंकि वो भूखा था। लेकिन जिसके पास सब कुछ है और वो जानबूझ के किसी एक मजदूर का पैसा रख लेता है, 300 रुपया 350 रुपया का, नहीं देंगे इसको, वो बहुत बड़ा पाप है। या जिसके पास है और वो चोरी कर ले रहा है, तो पाप है। तो भगवान नियत देखता है, इंसान कर्म देखता है। अगर नियत आपका साफ है, मदद करने वाला है, सहयोग करने वाला है, लोगों को साथ लेकर चलने वाला है, आपका तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। नियत में खोट हो, खूब आप टुनटुना बजाइए, खूब आप दिखावा कीजिए कि हम अच्छे आदमी हैं, आपको बर्बाद और बिलाने से कोई नहीं रोक सकता। सर, थोड़ा सा हम लोग कन्वर्सेशन को अब यहाँ पे समाप्ति की ओर जाएंगे, लेकिन भैया ने एक शब्द कहा था, उस चीज़ को हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर टीचर मिल जाते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि पलामू क्षेत्र को कोई और ज़्यादा से ज़्यादा नीट और जेईई में निकलवा सकते हैं। तो सर, अगर आज आपको कोई सहपाठी अगर मिल जाते हैं, शिक्षक साथी मिल जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर के, तो क्या आप हमारे पलामू प्रमंडल में वापस से आना का चाहे रखेंगे? हाँ, अगर ऐसी टीम मेरे साथ जुड़ जाए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का व्यवस्था हो जी, तो मैं बिल्कुल, ये बात का हमेशा मुझे अफसोस रहता है कि झारखंड का एक अच्छा टाउन डाल्टनगंज, जहां आज तक मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उस तरह का माहौल नहीं बन पाया है, ये मुझे आज भी अफसोस होती है। अगर अच्छे अच्छे टीचर मिल जाए तो हम बिल्कुल दोबारे डाल्टनगंज में एक जबरदस्त प्रयास के साथ कोटा जैसा माहौल बनाने का प्रयास जरूर करूँगा। ये बड़ा ही सौभाग्य होगा हमारे पलामू प्रमंडल के लिए। छोटा सा और हम आग्रह करेंगे जी भैया, कि जो लोग अपने दम पर हाँ, अपने आप को खड़ा किए हैं, सर ने अपना बुद्धि विवेक से, आज मैथ के विद्वान हैं, आप अपने बुद्धि विवेक पर, अपने मेहनत से आज सोशल मीडिया के बादशाह हैं। कई लोग गढ़वा पलामू से निकले हैं, आप रामेश्वर उरांव को देखिए, पलामू की धरती से निकले हुए हैं, सीपी सिंह को देखिए, पलामू की धरती से निकले हैं। आज विद्यार्थी परिषद से आगोलक शुक्ला जी आज ऊपर में बैठे हुए हैं, बहुत ऊपर विद्यार्थी परिषद के। एक हमारे युवा साथी हैं देवेश तिवारी जी, आज दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। जो लोग अपने बल बुत्ते पर वहाँ बड़े हैं, जी, चप्पल पहनने का जिसके पास क्षमता नहीं था, या हमारी स्थिति में बहुत अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार से रहे थे, जिन्होंने अपना दम पर, चाहे वो राजा राम जी हों, जो हों, चाहे वो जो हमारे पुराने यहाँ पे संघर्ष करके रहे हैं, पूरनचंद जी रहे हों, गिरिवर पांडे जी रहे हों, ददई दुबे जी रहे हों, जिनका भी योगदान है इस समाज में, जिन्होंने समाज को दिया है, उनके प्रति हमारी भावना ये होनी चाहिए कि भाई उन्होंने अपने दम पर किया, और उन्होंने किया तो फिर वापस लौटाया या कुछ दिया। तो एक हम लोग जो नकारात्मक लेकर चलते हैं ना कि नहीं, अरे वो क्या करता है, तो फोटो और वीडियो बनाता है सोशल मीडिया पर, भाई आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहा है। वो हो सकता है 10 साल बाद आप समझिए। तो इसका अप्रिसिएशन होना चाहिए कि उसने अपने संघर्ष से कुछ अच्छा किया है, और उसको सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको गिराइए मत, उसके बारे में उलूल जुलूल करके। कई बार होता है राजा राम जी को प्रसिद्ध हैं, तो राजा राम जी के बुराई करके हम अपना फॉलोअर और लाइक बढ़ा लेंगे, तो उनका कुछ बुराई निकाल दीजिए, उनको कुछ बात पर ट्रोल करने लगे। ये सब चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। भैया, सवाल मेरा रह गया कि आप राजनीतिक क्षेत्र में अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इस झारखंड में हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं आगे? देखिए, हम मीडिया पैनलिस्ट के रूप में हैं जेएमएम के जी, और टीवी चैनल पर डिबेट के लिए हमको अधिकृत किया गया है जी। और हमारे केंद्रीय प्रवक्ता में
हमारे कई लोग जो हैं, जो वरिष्ठ हमारे नेतागण हैं, जी जी। राजनीति में कोई लक्ष्य लेके हमने नहीं चला है। अच्छा। हमारे पिताजी दादाजी कोई राजनीति में नहीं था। हाँ हाँ। हमारे घर में कोई बहुत पैसे वाला नहीं था। मेरी माँ का सवाल 2016 में यही था, जब हम एयरपोर्ट से लौटे थे, वेट लिस्ट में नाम था, किसी वजह से हम नहीं ज्वाइन कर पाए थे, हमको ज्वाइन नहीं करने दिया गया था। हाँ हाँ हाँ। तो माँ ने कहा था कि तुम्हारा ना राजनीति घराना है, ना तुम्हारे पास पैसा है, तुम राजनीति में क्या करोगे। हम बोले कि मेरे पास माँ सरस्वती का एक आशीर्वाद है, उसको लेके निकलेंगे, शिक्षा है हमारे पास, और देखेंगे जहाँ तक जा सकते हैं। और आज ही मेरा कोई टारगेट नहीं है। क्या कभी विधायक के एमएलए पद का नहीं, लड़ना कोई टारगेट नहीं है। मैं बहुत विश्वास के साथ ये कर रहा हूँ। हाँ। और हमारा कोई इच्छा नहीं है कि हमको ये बनना है। अच्छा। हमारा यही इच्छा है कि जो लोग भी, हाँ। जहाँ भी हम, जितना लोगों को ज़रूरत के हिसाब से, ईश्वर ने हमको स्वस्थ बनाया है, ईश्वर ने हमको उस लायक बनाया है। रक्तदान हम लोग करते हैं, समय दान करते हैं, लोगों को सहयोग करते हैं, जो जिस क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं वो हम करें। पार्टी, नेता, समय, परिस्थिति, भाग्य मेरे हित में जहाँ होगा, जहाँ हमको ले जाएगा, वो मेरे लिए स्वीकार है। लक्ष्य जिस दिन निर्धारित कर लेंगे राजा राम जी, उस दिन गलती करना शुरू कर देंगे, और हो सकता है कि हड़बड़ी में गलत निर्णय से अपना पतन कर लेंगे। इसलिए लक्ष्य नहीं रखे हैं, बस कर रहे हैं। बस बस। वर्तमान में 100% जो दिया जा सकता है अपने परिस्थिति के हिसाब से वो दे रहे हैं। चलिए, तो ये हम लोग का बस एक प्री प्लान कोई पॉडकास्ट नहीं था। नहीं, बिल्कुल ये संजोग है। संजोग से हम तीनों मिले, और बाबा बंशीधर का शायद आशीर्वाद था कि हम आए थे सर से मिलने रमुना में, मुलाकात हो गई राजा राम जी से। और राजा राम जी को चूंकि हम बहुत पहले से जानते थे, हमारे भाई हिटलर के माध्यम से। हिटलर हमारे छात्र राजनीति के साथी भी रहे हैं, ये रमुना के रहने वाले हैं, तो हम उनको चाहेंगे कि हमारे प्रेम में आ जाएं। जी जी। और राजा राम जी से जब मैंने मुलाकात की तो ये भी पूछे, अरे इधर कैसे। हम बोले हम अपने गुरुदेव से मिलने आए हैं। और संजोग से हमने इसलिए चाहा कि शिक्षा जगत में आज हेल्थ और एजुकेशन एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। जी हाँ। सबसे अच्छा अगर बिजनेस है तो हेल्थ और एजुकेशन में हो गया, स्वास्थ्य और शिक्षा। ऐसे गुरुदेव अगर मिल जाएं, रमुना की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है, यहाँ पैतृक आवास इनका है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर मिल जाएं, तो इनसे बढ़िया मैथ पढ़ाने वाला पूरे पलामू प्रमंडल में नहीं है, जो हम महसूस किए। हो सकता होंगे, हो सकता होंगे, लेकिन नहीं है। और अगर गढ़वा में सर का भविष्य में जब भी बाल बच्चों को सेटल करके भी अगर समय मिले, अगर यहाँ खोल दें, तो गढ़वा के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और मेरा मानना है शिक्षा एकमात्र हथियार है जो सृष्टि के सारे समस्या का समाधान कर सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, गवर्नमेंट कितना भी संसाधन दे दे, कितने भी सरकारी योजनाओं को चला ले, शिक्षा में अगर लोग मजबूत नहीं होंगे तो कुछ नया नहीं करेंगे, वो अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, और अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो समाज मजबूत नहीं होगा, देश और राज्य मजबूत नहीं होगा। इसलिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। और मेरे अंदर वो ललक है कि गढ़वा डाल्टनगंज के बच्चों को पलायन न करना पड़े शिक्षा के लिए, उनको रांची, दिल्ली और कोटा न जाना पड़े, एक व्यवस्था ऐसी बने। और पहले ये दिक्कत था कि बिजली नहीं होती थी, और 12 घंटे किसी को कोचिंग क्लास चलाना है तो कितना जनरेटर में डीजल भरा कर चलाएगा। बच्चों से फिर वही होता था कि फिर बच्चों का फीस बढ़ाइए, फीस महंगा हो जाता था। तो बिजली की स्थिति ठीक हो गई है पहले से। पहले होता था कि अगर बढ़िया आपका कोचिंग चल रहा था, रंगदारियों मंगाने लगता था कि फलनवा गुरुजी के बढ़िया कोचिंग चलत बाजी, जाके बोलो उसको कि 10 लाख रुपया देगा, नहीं तो कलम कर देंगे। अब ये सब चीज़ खत्म हो गई है। तो अब हम लोग फिर से रिस्टोरेशन की ओर जा सकते हैं। अच्छे लोग अगर आएँ और कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिले, तो हमको लगता है कि सबसे बड़ा माँ का संस्कार और गुरु का शिक्षा, दो ही जो है इस जनरेशन को आगे की ओर ले जाएगा, बढ़ा सकता है। और मेरे अंदर वो चीज़ भूख है कि उस तरह के शिक्षक मिले जो कम पैसे और गरीब परिवार के बच्चों को भी पढ़ाएं। आज मेरी खान सर के प्रति भी इसीलिए सहानुभूति है जी, कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, विभाग बोलते हैं। अस्पताल भी उन्होंने एक बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो उनकी क्षमता अपने दम पर वो कर रहे हैं, वो अपने संघर्ष से बढ़े हैं। उनका उनमें किसी का योगदान नहीं है, किसी सरकार का नहीं, किसी दूसरे का नहीं, हमारा नहीं, आपका नहीं। और वो आज समाज दे रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे वहां से निकलते हैं। मेरे आज उनको राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है, उन पर षड्यंत्र किया जा रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ये पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होकर, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होकर ये बात मैं कह रहा हूँ। बिहार के हैं, उनका किसी राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन एक गुरु को परेशान नहीं करना चाहिए किसी भी कारण से। उनको राजनीति ठीक है, हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते हमारे मनु सर जैसा बोलते होंगे, अनहर तेरा बुझा रहा है कि फिर से बताएं। ये उनका तरीका हो सकता है। उदाहरण देने के लिए वो किसी पार्टी का, किसी नेता का नाम ले सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कोई राजनीति नहीं है, तो उनको
सहयोग होना चाहिए, उनके प्रति ये षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। अब शिक्षक को, अगर शिक्षा को चौपट कीजिएगा तो आप देश को चौपट कर ये बात तो एकदम 100% राइट है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जिसे नहीं, वो सब बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि शिक्षा का जब पतन होगा तो देश का पतन है। सब कुछ शिक्षा पर ही डिपेंड है। शिक्षा अच्छा मिलेगा, बच्चों को जब अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तो देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे का नारा चलता था। और जब स्कूलें, गांव का सरकारी स्कूल मजबूत हुआ करती थी तो उसका जनरेशन होता था कि आप संसद में चले जाइए, डबल पीएचडी किए हुए लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग बैठा करते थे। और आज का संसद का उठा लीजिए कि आपको चुनाव जीत के जाने वाले लोगों की स्थिति क्या है। कोई मैट्रिक पास नहीं है, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई डॉक्टरेट भी किया हुआ है तो उसके डिग्री पर सवाल उठ जा रहा है। तो जब देश का नियम निर्धारण करने वाले अनपढ़ रहेंगे, माफिया रहेंगे, अपराधी रहेंगे तो उस देश का क्या भविष्य होगा? ये हम लोग के लिए चिंता का विषय है। इसलिए शिक्षा का महत्व बढ़ना चाहिए। उन्हीं लोग को जाति पर मत चुनिए, धर्म पर मत चुनिए, पार्टी पर मत चुनिए। उस व्यक्ति को चुनिए जिसके अंदर वो क्षमता है कि हम अपना क्षेत्र का भूगोल बदल सकते हैं, क्षेत्र की स्थिति को बदल सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि शिक्षित को चुनिए, तभी वो सोच पाएगा। नहीं तो यहाँ ठेकेदारी केकरा दिलाना है, माइंस केकरा का करना है, कैसे विधायक कोटा खा जाना है, केकर मेहरारू सेनूर लगाई है कि नहीं लगाई है, इस पर चर्चा करते रह जाएंगे। कैरेक्टर का विश्लेषण करते रह जाएंगे कि फलनवा कहाँ ऐसगा बनाया है। अब अपना दो बार का 5-5 करोड़ का हिसाब नहीं, 10 साल का हिसाब नहीं देंगे लोग। तो इनका क्या सवाल, मैंने इस पर हम क्या बोले? चलिए, तो हम लोग अब भैया के पास भी समय नहीं है, हमारे सर जी के पास भी थोड़ा सा समय का प्रभाव है। तो आज हम लोग बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन रखे थे कि आपस में बातचीत करेंगे, और एक गुरु का एक चेले के साथ मिलान था, और उसी साथ सोचे कि थोड़ा सा चर्चा जो चला जाए, लोगों तक भी चला जाए कि आज भी एक एग्जाम्पल सेट है कि आप कहीं पे भी पहुंच जाइए, किसी भी पद पे पहुंच जाइए, लेकिन गुरु आपके लिए गुरु ही रहते हैं। और उस चीज़ का एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हुए हमारे धीरज भैया ने हमारे अपने गुरु से मिले, और एक वीडियो भी हम आपको अभी लगा रहे होंगे। जैसे ही मिले तो सर के प्रति जो सम्मान था उन्होंने अपना व्यक्त किया, और आज आप सभी के समक्ष हम सभी ने चर्चाएं की हैं। जो भी था इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी हुआ, कुछ नॉन पॉलिटिक्स भी हुआ, कुछ चर्चाएं हुई। देखिए, समाज में जब चर्चाएं होती हैं तो ये चर्चाएं हमारे आसपास के परिदृश्य से ही होता है। कोई हम लोग पॉलिटिकल नहीं, हम लोग शिक्षा पर बात किए, समाज की स्थिति पर बात किए। हमने हमारी शादी पर आपने सवाल किया तो जवाब दिए, पर्सनल भी हुआ, पर्सनल गया। और उसी में जब शिक्षा पर बात होने लगा तो शिक्षाविद में हमारे सुपर 30 के आनंद सर, खान सर, मनु सर, शिक्षा का महत्व उस पर चर्चा किए एकदम। और अलावा कुछ नहीं, राजनीति तो हमारा वही काम है, जुड़े हुए हैं तो भाई वो तो आना ही है। थोड़ा सा अंश तो आ ही जाता है, लेकिन हमने प्रयास किया कि उससे दूरी बना के रखा जाए इस पॉडकास्ट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हम सभी ऐसे ही कुछ अपने वाक्य आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।